मैं काम करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि अपन बी को ना एज्यूम कर लेते हैं कि मान लेते हैं जो बी है ना हमारा वो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के ले लेते हैं। जब कुछ ना समझ में आया तो एक्स वाई जेड ले लो उसकी जगह पर, बराबर। अब मैं क्या बोलता हूँ यहाँ पर ना ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी, पहला वाला कंडीशन, उसकी हेल्प ले रहे हैं आप। तो जब भी क्रॉस होता है तो क्या करते हैं आप? डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो चलो निकालते हैं डिटर्मिनेंट। आई जे के हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पर आई जे के हो गया, और चलो इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो उस हिसाब से ए की जो वैल्यू है वो है 1 1 1 और बी की वैल्यू है एक्स वाई जेड इक्वल टू, और सी की वैल्यू तो गिवन है वो है जे माइनस के, राइट ना। अब मैं क्या कहता हूँ, अब यहाँ पर ना कैसे तुमको आवाज़ आ रही है? हाँ सर आ रही है। हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मैंने बी के लिए ना एक्स वाई जेड एज्यूम कर लिया, वही क्योंकि अपने को फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, और कुछ कंडीशंस दी भी उनको सेटिस्फाई करते हुए चल रहा है। तो यहाँ पर ना अब मैं इसको डिटर्मिनेंट के जरिए सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा? अगर इसको डिटर्मिनेंट के जरिए सॉल्व करेंगे तो देखो ध्यान से, मैं इसको ऊपर छुपा लूँ तो ये हो जाएगा z माइनस वाई, तो ले लेते हैं जैसे कि i हो जाएगा z माइनस वाई, फिर बीच में माइनस के निशान j, ये हो जाएगा z माइनस एक्स, फिर बीच में प्लस, फिर k की वैल्यू हो जाएगी y माइनस एक्स इज इक्वल टू j माइनस के। अब मैं क्या बोलता हूँ, बाय वेक्टर इक्वालिटी का रूल यूज़ करते हैं जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था, बाय वेक्टर इक्वालिटी। तो वेक्टर इक्वालिटी का रूल यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे आई है नहीं, मतलब ज़ीरो है, तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ कि ये जो मेरा z माइनस वाई है इक्वल टू ज़ीरो, राइट ना। उसी तरीके से मेरा ये z माइनस एक्स, मेरा जो z माइनस एक्स है वो यहाँ पे माइनस की निशानी मत लगाना बोलना, माइनस इक्वल टू वो कितना है यहाँ पर 1, ओके। उसी तरीके से अगर ये कॉमा ठीक से इक्वल टू 0 क्यों? क्योंकि यहाँ पर आई मिसिंग है ना, इक्वल के बाद आई किधर? अच्छा हाँ, इसलिए तो यहाँ पे माइनस z माइनस एक्स, देखो ना यहाँ पे j की वैल्यू है z माइनस एक्स, पर माइनस की निशानी भी लगाया है मैंने। यहाँ पे j की वैल्यू क्या है? कुछ नहीं है, मतलब 1, राइट ना। उसी तरह से k की कोएफिशिएंट्स की बारी, यहाँ पे k के कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या है? -1, राइट। अब मैं क्या बोलता हूँ, अगर मैं माइनस वाई को इस तरफ फेंक दूंगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव y, यानी z बन जाएगा y। उसी तरह से अगर यहाँ से भी अगर मैं z की वैल्यू निकालूँ तो कितनी आएगी z की वैल्यू? इसको अगर माइनस को अंदर डाल दूँ ये प्लस हो जाएगा, तो उधर जाएगा तो z पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब तुम्हारा आंसर आएगा ये हो जाएगा z इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, बराबर। उसी तरीके से यहाँ पर भी अगर मैं, यहाँ पे z तो है नहीं तो y की वैल्यू निकाल लो, तो y की वैल्यू निकालूंगा तो ये x उधर जाएगा तो ये हो जाएगा x माइनस 1, ठीक है। इस तरह से हमने क्या किया, z की और y की इस तरह से थोड़ा सा अरेंजमेंट कर दिया। अब आगे हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखो दूसरी भी एक कंडीशन दी है, उसका भी फायदा उठाते हैं। दूसरी कंडीशन बोला है कि a डॉट b इज इक्वल टू 3, राइट। तो जब a डॉट b इज इक्वल टू 3 बोला है तो a का मतलब क्या है? a का मतलब तो दिया हुआ है i प्लस j प्लस k, और b हमारे पास है ही नहीं, हमने एज्यूम किया है, तो एज्यूम किया है तो वही ले लेते हैं। ये हो जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इक्वल टू 3, ओके। अब इन आई और आई को अगर मल्टी, यहाँ पे आई का कोएफिशिएंट क्या है? 1 है, यहाँ पे आई का कोएफिशिएंट क्या है? x है, तो x 1 जा x, राइट ना। ऐसे ही करते थे ना, प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3, याद है। अब मैं क्या बोलता हूँ, यहाँ पे x को तो छोड़ो, अपने पास क्या y की वैल्यू, अपने पास ना ये y की वैल्यू अवेलेबल है और z की भी वैल्यू अवेलेबल है, राइट ना। y की वैल्यू देखो यहाँ पर हमने यहाँ पे नीचे निकाली है कि y की वैल्यू क्या है? हाँ सर, x माइनस 1, और z की वैल्यू देखो 2 निकाली अपन ने, तो कौन सी वाली रखने में समझदारी लग रही तुम लोग को? ये वाली कि ये वाली? वाला। दोनों ही सर z पॉजिटिव इज इक्वल टू y लेके ना।
हाँ क्या बोल रहे हो फरहान, फिर से बोलो। z इज इक्वल टू y लेंगे ना? नहीं, हम x माइनस वन x लेंगे minus तभी 1 तो अपने को x जो ओ है हाँ उसकी हाँ, वैल्यू राइट राइट मिलेगी। राइट राइट। अपने को क्या x की वैल्यू मिल जाएगी ना। x टोटल हो गया 3x, -1 माइनस हो जाएगा -2, -2 को अगर मैं उधर भेज दूंगा तो +2, राइट ना, मतलब ये हो जाएगा 5, राइट ना। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/3। 5/3 ओके, अगर x की वैल्यू मिल गई है तो क्या y की वैल्यू मिलने में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पर, तो y की वैल्यू कितनी हाँ हो जाएगी, 2/3, राइट ना। और z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 2/3, तो 2/3। राइट ना। तो हमारे पास x भी आ गया, y भी आ गया, ये भी आ गया। तो तुमको नहीं लगता हमने b ढूंढ लिया, राइट ना। हाँ हमने तो b ढूंढ लिया। हाँ x की सर वैल्यू क्या है, 5/3 i प्लस 2/3j प्लस 3k। हो गया, हमारा आंसर मिल गया हमको, कहानी खत्म। एक्चुअल क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि तुमको ना यहाँ पर a, और यहाँ पे ये नॉर्मल a है और ये 2a बार है -5j बार है, ना के पावर में है। ओके, तो अगर इतनी सी चीज़ है तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हमको a फाइंड करना, तो मैं a को कैसे, बिल्कुल अभी जब हमने 12th में जैसे किया ना, बिल्कुल वैसे ही करेंगे हम। फिर से ना यहाँ पर a बार को एज्यूम कर लेते हैं कि वो xi प्लस yj प्लस zk, मेरा ये yj ज़रूरत से ज़्यादा ही मतलब डिज़ाइनिंग हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे ना ये a क्रॉस i दिया हुआ है, ठीक है, ये a क्रॉस i दिया हुआ है। तो इस a क्रॉस i को मैं सबसे पहले सॉल्व करता हूँ। मैं क्या बोलता हूँ, इस a क्रॉस i को अगर मुझे सॉल्व करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो ध्यान से देखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ a। a का मतलब तो मैंने ऊपर देख लिया है ना, ये है xi प्लस yj, मान लो कि ये मैंने अज्यूम किया, ओके, प्लस zk क्रॉस i, राइट ना। अब एक बात बताओ, इस i को अगर तुम इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ऐसा ही होगा ना, हाँ राइट। यहाँ पे थोड़े से कुछ नए नियम है जो तुम लोग को पता होने चाहिए। और z के साथ हो जाएगा k क्रॉस, याद रखना कि ये वेक्टर्स है। तो कुछ क्रॉस के यहाँ पर नए नियम देख लेते हैं कि ये वाला नियम तो तुमको पता ही होगा कि जब भी i क्रॉस, जब भी सेम सेम वेरिएबल होते हैं तो आपस में क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, राइट ना। और जब भी j क्रॉस i होता है तो उसका मतलब हो जाता है -k, ठीक है। जब भी j क्रॉस i होता है तो उसका मतलब -k होता है, और जब भी k क्रॉस i होता है तो उसका मतलब पॉजिटिव j होता है। याद रहेगा ये मैंने जैसे ऐसा फॉर्मूला समझ के याद रखो इसको। ये क्रॉस के कुछ रूल्स हैं वेक्टर के, आई थिंक ये हाँ सर फिजिक्स में भी थे ना, फिजिक्स में। हाँ फरहान, ये फिजिक्स में भी थे तुम लोग को इस साल। हाँ सर, था लास्ट ईयर था। तो उस हिसाब से मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ zj माइनस वाई के, मैंने अरेंज कर दिया, इस तरह से मैं बोल सकता हूँ। ओके, अब मैं क्या कहता हूँ, अब हमारी सिचुएशन पर आते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में तो कुछ ऐसा दिया है, इस क्वेश्चन को, ठीक है, मैं वापस लिख दूँ तो बेटर रहेगा क्योंकि वहाँ पे सर प्रिंटिंग। zj minus y के समझ में नहीं आया मुझे। j क्रॉस i का मतलब क्या होता है, j क्रॉस i का देखो ना लिखा है मैंने, j माइनस cross के। i minus k हाँ तो मैंने -k। मतलब ये माइनस minus वाई के हो k जाएगा, तो मैंने पहले लिख लिया यहाँ पर। और k क्रॉस i का मतलब क्या होता है, j होता है, राइट ना। तो मैंने zj पहले लिख लिया, बस इतना ही किया मैंने, अच्छा इस तरह से। ओके, इसका स्क्रीनशॉट हाँ प्लीज जरूर निकाल लेना क्योंकि शायद ही तुमको डाइजेस्ट में ना मिले। ओके, तो ये a क्रॉस i ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है हमको, +2a माइनस 5j इज इक्वल टू 0, ऐसा ही दिया हुआ है ना हमारे केस में। ओके, अब जहाँ पर भी जो जो चीज़ तुम्हारे पास है, जैसे कि a क्रॉस i का मतलब हमने ढूंढ लिया है, क्या है वो, zj माइनस वाई के। तो सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पर zj माइनस वाई के, ओके, प्लस 2a की बात करते हैं। a का मतलब क्या है, देखो हमारा क्वेश्चन है हमारे पास, a का मतलब क्या है, xi, हमने जो एज्यूम किया है वही है, ओके, माइनस, ठीक है, 5j इक्वल टू 0। यहाँ पर सबको समझ में आया, कुछ प्रॉब्लम यहाँ तक।
मैंने सिर्फ सब्स्टिट्यूट किया। समझा ठीक सर। है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मैं जेड जे को ऐसे ही लिखता हूँ माइनस वाई के प्लस इस 2 को अंदर डाल दे तो कैसे हो जाएगा ये 2xi प्लस 2yj प्लस 2zk माइनस 5j इज इक्वल टू 0। ओके, अब मैं क्या बोलता हूँ, सारी चीज़ों को अरेंज कर लेते हैं, अरेंज कर लेंगे तो बेटर है। जैसे सबसे पहले ना मैं 2 आई वाले टर्म को पहले ले लेते हैं, यहाँ पर सिर्फ एक ही आई का टर्म है और वो है 2xi। ओके, अब अगली बारी जे की, टोटल कितने जे दिखाई दे रहे तुम लोगों को? सर सर 2 2 3 3 एक तो ये है 3 ये है ये है, राइट ना? एक सेकंड, जे की, तो जरा जे के लिए बहुत ध्यान से देखना, जे के लिए हम क्या करने जा रहे हैं। मैं क्या बोलता हूँ, सबसे पहले देखो जे यहाँ पर भी है, जे यहाँ पर भी, जे यहाँ पर भी, तो देखो यहाँ से मैं 2y ले लेता हूँ, बाहर ना हमेशा प्लस ही लगा, यहाँ से मैंने 2y ले लिया, ठीक है, फिर यहाँ से प्लस z ले लिया, ओके, यहाँ से माइनस 5 ले लिया, ब्रैकेट लगाई और बाहर जे ऐसे कॉमन ले लिया। समझ में आया यहाँ पे क्या किया मैंने? हाँ सर समझा। मैंने जे कॉमन ले लिया इन सभी में से। उसी तरीके से के की भी बात करें तो के केस में भी मैं यहाँ से 2z है तो मैं 2z ले लेता हूँ, ओके, z और यहाँ से माइनस y ले लेते हैं, तो बाहर बचेगा k इक्वल टू 0। ओके, अब मैं क्या बोलता हूँ, बाय वेक्टर इक्वालिटी। अब देखो यहाँ पे 0 है, 0 का मतलब क्या है, 0i प्लस 0j प्लस 0k, ये बोल सकता हूँ ना मैं। तो बाय वेक्टर इक्वालिटी, वेक्टर इक्वालिटी का रूल क्या है? वेक्टर इक्वालिटी का रूल है कि बोलते हैं ना, आई के कोएफिशिएंट की जोड़ी आई के साथ और जे के कोएफिशिएंट की जोड़ी के जे के साथ और के कोएफिशिएंट की जोड़ी के साथ। तो मैं क्या कहता हूँ, यहाँ पे उस बेसिस पे 2x की जोड़ी बन जाएगी 0 के साथ, 2x इज इक्वल टू 0, बराबर, इसका मतलब x इज इक्वल टू 0। उसी तरह से अब इसकी बात करते हैं, ये हो जाएगा तुम्हारा 2y प्लस z माइनस 5 इक्वल टू 0, राइट ना? हाँ साइमा, कैस फरहान? हाँ सर। बराबर। उसी तरीके से थर्ड वाली की बात करें तो ये हो जाएगा 2z माइनस वाई इक्वल टू 0, राइट ना? ओके, अब मैं क्या कहता हूँ, हमारे पास तो सिर्फ x है, राइट ना? हमारे पास क्या है, सिर्फ x है। मैं क्या करता हूँ पता है क्या, ध्यान से देखना, ये इसको मैं नाम दे दूँ, नंबर दे देंगे तो अच्छा रहेगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। मैं इसको नाम दे देता हूँ 1 और इसको नाम दे देता हूँ 2। मैं क्या बोलता हूँ, ये जो है ना, ये माइनस वाई को अगर मैं इधर डाल दूँ तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 2z, यही हो जाएगा ना, राइट? अब क्यों ना इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए 1 के अंदर, इसको अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूँ 1 के अंदर तो बता सकते हो ओरली फरहान कि क्या आएगी वैल्यू, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y? वाई अगर मैंने इस वैल्यू को, सॉरी नॉट y, ऑफ कोर्स बोलते हैं ना z की वैल्यू क्या आएगी अगर इसके अंदर सब्स्टिट्यूट किया तो? Z is equal to 5/3। सर 5 1 आएगा 1। 1 आएगा, राइट ना? सो पक्का ना? हाँ साइमा तुम भी कंफर्म कर लो, कैश तुम भी कंफर्म कर लो। हाँ सर ओके। अगर z की वैल्यू हाँ 1 है, सर बराबर। बराबर, तो मेरे पास x की वैल्यू हो गई 0, y की वैल्यू हो गई फिर उस हिसाब से 2 एंड z की वैल्यू हो गई 1। तो मिल गई ना मुझे सारी वैल्यू। अगर मेरे पास सारी वैल्यू है तो तुमको नहीं लगता मेरे पास a का आ गया? ये बिल्कुल पहले जैसा ही नहीं ना? तो a का मैं बोल दूंगा यहाँ पर कितना है, ये हो जाएगा 0, आए तो लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली बोलो 2j प्लस k। समझ में आया? इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज, क्योंकि यहाँ पर ये जो रूल्स है ना, ये तुम लोग को कहीं और नहीं मिलेंगे। इस वाले के अंदर इस वाले को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है इस कंडीशन का। वो बोल रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, इसका मतलब तुमको एंगल बताना है और बी के बीच में, वो भी इतनी सी इंफॉर्मेशन के हिसाब से। तो मैं क्या बोलता हूँ, हमको यानी थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, और थीटा के लिए मेरे ख्याल से जब भी एंगल वाला आता तो आप लोग कॉस और साइन के फॉर्मूले यूज कर सकते हैं, याद है ना फरहान, साइमा, कैस, कुछ तुम लोग को याद है? हमने वो हाँ अभी सर। इससे पहले। तो मैं क्या बोलता हूँ, देखो यहाँ पे ना a डॉट बी मैं लिख देता हूँ इक्वल टू
ए क्रॉस बी। देखो जो मेथड मैं बता रहा हूँ ये काफी मतलब सिंपल मेथड तुम बोल सकते हो उसको। यहाँ पे ना ए डॉट बी है बरोबर, तो इस ए डॉट बी की जगह पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ना ए बी कॉस थीटा लिख देता हूँ। मॉड्यूलस का सिंबल तो रहेगा ही रहेगा ऑफ कोर्स, राइट ना, एक ही बात है ना फॉर्मूला। सेम चीज मैं ए क्रॉस बी के लिए भी कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं ए बी साइन थीटा यूज कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैंने इन दोनों तरफ से मॉड्यूलस को निकाल दिया, अगर मैंने इन दोनों तरफ से मॉड्यूलस इसको निकाल दिया तो साइन में कोई चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन फरहान क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यहाँ पर माइनस साइन क्यों आएगी? सर कॉस है ना। हाँ तो कॉस है तो ऐसा क्यों, बेचारे के साथ इतना भेदभाव क्यों? इस कंडीशन का क्या रोल है इस बीच में? वो प्रॉब्लम क्या है ना कि 180 के दायरे में सर फर्स्ट बट कॉस और साइन दोनों का रेंज सेम रहता है ना। रेंज तो सेम रहता है बेटा, लेकिन क्या है ना ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये सेकंड क्वाड्रेंट, और इन इत्तेफाक से इन दोनों ही क्वाड्रेंट पे साइन हमेशा पॉजिटिव रहता है और कॉस जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट पे नेगेटिव होता है। समझ में आया क्यों साइन पे कोई चेंजेस नहीं हुआ लेकिन कॉस पे लग गए चेंजेस, इस कंडीशन की वजह से। याद रहेगा तुम लोगों को? सर हाँ सर सर। पता कैसे चला कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। वो ये कंडीशन की वजह से हम लोग ने दिया था ना। अरे पता कैसे चला क्या फरहान, सर भूल गए? अरे ये वाला अपना ट्रिगोनोमेट्री हाँ याद है वो कि तो नहीं? पता है सर, लेकिन हाँ तो फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट पर भी हो सकता है ना। अरे यहाँ पे लेकिन लेस देन जीरो बोला है, मतलब नेगेटिव क्वाड्रेंट। लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव साइड ना, जीरो तो नेगेटिव साइड। मतलब कॉमन सेंस है। सारी नेगेटिव साइड पे तो बेचारा है ही नहीं, वो जो भी है वो यहाँ पर है, एकदम फोर्थ क्वाड्रेंट पे कॉस पाया जाता है, ओ हाँ राइट ना। तो तुम देख सकते हो बेचारा आ गया। आगे बढ़ते हैं, तो जाहिर सी बात है मैं क्या कर सकता हूँ आगे, ये ए और बी कट सकता है क्या? तो काट दिया जाए। मैं क्या बोलता हूँ इस हाँ कॉस को नीचे डाल देता हूँ मैं, देखो इस तरह से tan बन साइन के जाएगा। नीचे, और इस ए बी को नीचे डाल दूंगा इस ए बी के, तो ये पूरा कट के माइनस वन आएगा, यानी कि हमारे पास बचेगा tan थीटा इज इक्वल टू माइनस, राइट ना। पर tan थीटा हाँ में सर। माइनस वन कब आता है? सर 45 पे 1 आता है हाँ तो वेरी गुड, पाई पाई बाय 4 होगा शायद। बाय 4 ही है, लेकिन तुम तो जानते हो हाँ नेगेटिव है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा? वो कुछ सर 2 पाई माइनस कुछ करना 2 पाई माइनस करना अगर पड़ेगा ना 2 या पाई, पाई। एक मिनट, थर्ड क्वाड्रेंट पे क्या फॉर्मूला है नेगेटिव होने का, बताओ जरा। पाई माइनस अल्फा, 2 पाई पाई प्लस प्लस अल्फा, अल्फा। सॉरी पाई 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 प्लस अल्फा राइट। पक्का ना? हाँ हाँ सर पक्का। क्या बोला तुमने, पाई प्लस अल्फा बोला? पाई प्लस अल्फा हाँ। पाई प्लस अल्फा, क्योंकि अगर पाई प्लस अल्फा है तो हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा फरहान। तो सर 2 पाई बाय 3 माइनस अल्फा। अगर यहाँ पर ये 45 है तो नेक्स्ट क्वाड्रेंट पे 180 में से मैं कितना माइनस करूँगा कि कितना आएगा? ज़रा इस 3 पाई बाय 4 को इसको रेडियल डिग्री में कन्वर्ट करो तो बताना मुझे उस हिसाब से। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर ना ए बी दिया हुआ है, और बोलते ना ये बोला कि दो पॉइंट है, द फाइंड देन फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट बी, मतलब बी से ना उसके पॉइंट फुट तक का फाइंड करके दिखाओ टू द लाइन जॉइनिंग द ओरिजिन एंड पॉइंट ए। अगर ये वाला नहीं समझ में आ रहा तो डायग्राम बना लेते हैं। देखो ये इसका डायग्राम है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया तुम्हारा ओरिजिन मतलब ओ, ये हो गया तुम्हारा ए, ठीक है। ए जो है हमको एक तरह से दिया हुआ है क्या, ए हाँ दिया हुआ है, देख रहे हो 1 2 3, और उसने मांगा क्या है हमसे, तो देखो मांगा क्या है उसने, यहाँ पे परपेंडिकुलर वर्ड यूज हुआ है फुट, ये है इस एक तरह से परपेंडिकुलर, फुट का मतलब ये जो दिख रहा है यहाँ पे जो टच हो रहा है, ये हो गया तुम्हारा एक तरह से बी, हाँ और ये जो टच हो रहा है ना इसको एम ले लो एन ले लो जो लेना ले लो, हमको असल में ये फाइंड करना है। समझ में आया क्या फाइंड करना है हमको? हमको ये फाइंड करने के लिए उसने बोल दिया, तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो देखो मैं कोशिश करता हूँ कि एकदम शॉर्टकट मेथड से तुम लोगों को बताऊँ ये वाली चीज़, समझ में आए तो बताना। देखो सबसे पहले मैं क्या बोलता हूँ, हमको एम फाइंड करना है, एम तो हमारे पास है ही नहीं, अभी इससे पहले भी हमने जो तरीके इस्तेमाल किए उन तरीकों के हिसाब से जो एम है मैं क्या बोल देता हूँ, मान लेते हैं कि वो एक्स वाई और जेड है, उसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं कि एक्स वाई जेड है, राइट ना।
अब अगर तुम लोग को ये डायरेक्शन फाइंड करने आता हो, डायरेक्शन रेशो, तो डायरेक्शन रेशो फाइंड करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे डिस्टेंस फार्मूला अपन यूज करते हैं ना, x2 माइनस x1, तो डायरेक्शन रेशो वैसे ही फाइंड किए जाते हैं। जाहिर सी बात है ये ओरिजिन है, ओरिजिन पे तो सारे कोऑर्डिनेट जीरो ही रहते हैं ना, ओरिजिन पे सारे कोऑर्डिनेट जीरो ही रहते हैं, सच है कि नहीं? हाँ सर। ओके, तो मैं क्या बोलता हूँ, तो ओ एम का जो डायरेक्शन रेशो होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा x माइनस जीरो कॉमा वाई माइनस जीरो कॉमा जेड माइनस जीरो, यानी इन शॉर्ट हमको आने वाला वही है x कॉमा वाई कॉमा जेड। ओके ओके, जिस तरह से अभी हमने इसका ढूंढा है, ठीक है, उसी तरीके से ओ ए का भी ढूंढ लिया जाए। हाँ सर। यहाँ पर बी है 4 5 6, तो चलो ओ ए का भी अगर मैं सेम चीज ढूंढूं, ओ ए का डायरेक्शन रेशो अगर निकाला जाए तो कितना हो जाएगा डायरेक्शन रेशो, तो ध्यान से देखना, ये हो जाएगा तुम्हारा 1 माइनस जीरो, सेम ओरिजिन के साथ, ये हो जाएगा 2 माइनस जीरो, ठीक है, ये हो जाएगा 3 माइनस जीरो, यानी कितना मिलेगा मुझे 1 कॉमा 2 कॉमा 3। ओके, यहाँ तक समझ में आया ना मैंने क्या किया? अच्छा लेकिन एक बात बताओ, तुमको नहीं लगता ओ एम ए ये सब एक ही लाइन में है, सब एक ही लाइन में ना, सारे के सारे पॉइंट एक ही लाइन में, इसका मतलब ये कोलिनियर है, राइट ना? तो कोलिनियर के लिए आई थिंक फरहान ने मुझे एक बार जब फर्स्ट टाइम कर रहा था तभी तुमने मुझे बोले थे कि सर डायरेक्ट शॉर्टकट कर सकते हैं कोलिनियर फाइंड करना हो तो देखो वही वाले शॉर्टकट तरीके से x अपॉन 1 y अपॉन 2 इज इक्वल टू z अपॉन 3। ओके, मैं क्या बोलता हूँ, लेकिन हमको क्या फाइंड करना है, हमको तो m फाइंड करना है, तो मान लेते हैं कि ये पूरा का पूरा क्या है, k है। सो लेट कि ये पूरा का पूरा क्या है, k है। स्टेप यहाँ तक समझ में आ रहा है ना कि क्या करना है? सबसे पहले हाँ ओ सर, एम फाइंड किया, फिर ओ ए फाइंड किया, फिर मैंने क्या किया, ये बोल दिया कि ये कोलिनियर है, बट ये जो तीनों है नंबर है कोलिनियर ओ एम ए एक ही लाइन में आते हैं, तो उसके हिसाब से मैंने ये यूज कर लिया। अब मैं क्या बोलता हूँ, इसका मतलब x की वैल्यू क्या है, k है, y की वैल्यू हो गई 2k और z की वैल्यू क्या हो गई 3k, राइट ना? ओके, समझ में हाँ आया सर। यहाँ तक? यहाँ से हाँ मतलब ओके, और हमको ढूंढना क्या है अभी भी, मैं वही सेम चीज बोलता हूँ, हमको तो एक्स वाई जेड ही ढूंढना है, राइट ना? अब मैं क्या बोलता हूँ, अगर अपने को के मिल जाएगा ना तो अपना काम काफी आसान हो जाएगा। तो मैं क्या बोलता हूँ, अब जरा बी एम की बात करते हैं, ये बी एम, ओके, मैं इतनी मेहनत क्यों किया, क्योंकि देखो अभी हमारे पास के लिए भी, हमारे पास ये एम के लिए भी कुछ कोऑर्डिनेट है, जैसे कि के 2k एंड ऑफ कोर्स 3k, राइट ना? हम इसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, सेम वही ये डायरेक्शन रेशो फाइंड कर सकते हैं ओ एम का, तो इसका सॉरी बी एम का, तो बी एम का अगर डायरेक्शन रेशो फाइंड करेंगे, बी एम एज डायरेक्शन रेशो, तो इसका डायरेक्शन रेशो कैसे होगा, k माइनस 4 कॉमा ये हो जाएगा 2k माइनस 5 कॉमा 3k माइनस 6, राइट? यहाँ तक समझ में आया? हाँ सर। अब इसके बाद कैसे क्या कर सकते हैं, तो मैं क्या बोलता हूँ कि यहाँ पर ना एक चीज तो उसने हमको बताई है, पता है क्या बताया यहाँ पर उसने, ये भी बोला है साफ साफ कि देखो कि ये जो बी एम है ना, ये ओ ए पर परपेंडिकुलर है, ये बात तो एकदम देख कर ही पता चल रही है, राइट ना? कि जो बी एम है वो ओ ए पर परपेंडिकुलर है। ओके, बी एम इज परपेंडिकुलर टू ओ ए। ओके, तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर ना, तुमको अगर रूल याद नहीं तो मैं बता दूं, जब परपेंडिकुलर होता है ना ये दोनों, तो इन दोनों को तुम्हें मल्टीप्लाई कर देना है, क्रॉस वाला रूल। ओके, जाहिर सी बात है हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट है तो क्रॉस करके प्लस करते जाओ, मतलब तुमको करना क्या है यहाँ पे, इन शॉर्ट तुम्हारे पास सबसे पहले बताओ ओ ए किधर है, तुमको दिख रहा है ओ ए, ये है ओ ए, ठीक है, ये रहा उसके कोऑर्डिनेट्स, और ये रहा बी एम, हमने बी एम भी ढूंढ लिया एक तरह से, सॉरी बी एम ही ना, हाँ बराबर, बी एम भी ढूंढ लिया। तो अब करना कुछ नहीं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो 1 मल्टीप्लाई बाय के माइनस 4, तो देखो ध्यान से यहाँ पे हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय के माइनस 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय
2k माइनस 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3k माइनस 6। परपेंडिकुलर का रूल क्या कहता है, ये सब इक्वल टू क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। परपेंडिकुलर का रूल याद है ना फरहान, साइमा, ये पहले भी हमने देख चुके हैं। हाँ सर। ये वाला रूल है, समझ में आया क्या? तो इसी रूल के दम पर अब मैं क्या बोलता हूँ, तुमको नहीं लगता अगर मैं इतने को सॉल्व कर लूँ तो मुझे k मिल जाएगा, राइट ना? अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ और अगर मुझे k की वैल्यू मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा आसान, राइट ना? 3 3 9k माइनस 3 6 18। अगर इसको सॉल्व करूँगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल 9 11 12 13 14। मैंने माइनस उधर भेज दिया तो पॉजिटिव हो गया 32, ठीक है। ओके अब k इज इक्वल टू 32 अपॉन 14। अगर ये कट सकता है तो काटो, ऑफ कोर्स ये कट सकता है, राइट ना? इस तरह से 16 अपॉन 7 हो जाएगा। तो तुमको नहीं लगता अगर मुझे k की वैल्यू मिल गई इसका मतलब मुझे x मिल गया, y मिल गया, z मिल गया, हाँ राइट ना? सर। तो बस डाल दो उसकी जगह पर, तुम्हारा काम हो गया, राइट ना? तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑफ कोर्स 16 अपॉन 7। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 अपॉन 7। हाँ सर। ओके लास्ट वाला कितना जो 16 3 कितना होता है 48 अपॉन 7। हो गया, मिल गया ना, एक तरह से मिल गया ना मुझे m। तो समझ में आया कैसे सॉल्व करना था इस वाले को। और मैं प्लीज चाहूंगा कि